नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों और अन्य अतिथियों के साथ की चर्चा। कहा, पिछली सरकारों में नजरअंदाज किया जाता था किसान। 3 पद्म पुरस्कार किसानों को देने पर प्रधानमंत्री का जताया आभार। दुबई में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े खाद्य और पेय व्यापार मेले गल्फ फूड 2026 में भारत की अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी। वैश्विक एग्री फूड और प्रोसेस्ड फूड सेक्टर में नेतृत्व का किया प्रदर्शन। मेले में 600 से अधिक भारतीय कंपनियां शामिल। मध्य प्रदेश सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए एमएसपी पर गेहूं खरीदी की तैयारियां की तेज। प्रदेश में गेहूं उपार्जन के लिए 7 फरवरी से 7 मार्च 2026 तक पंजीयन प्रक्रिया की जाएगी संचालित। किसानों की सुविधा के लिए इस वर्ष कुल 3186 बनाए गए हैं पंजीयन केंद्र। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में किसान मेले का आयोजन। मेले में पूर्वांचल के 19 एफपीओ के साथ संस्थान की तकनीकी हस्तांतरण संधि पर हुए हस्ताक्षर। किसान मेले में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से 2000 से अधिक किसानों ने लिया भाग। 30 से अधिक लगाए गए स्टॉल। गणतंत्र दिवस के मौके पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों और अन्य अतिथियों से चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी, राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर और सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी मंच पर मौजूद रहे। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और उन्हें आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, पिछली सरकारों में किसानों को बुलाया नहीं जाता था, लेकिन आज किसान पकड़ी बांधकर बैठे हैं। एक जमाना था जब गिने चुने लोग गणतंत्र दिवस मनाने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहुंचते थे। पहला नाम था राजपथ। लेकिन मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बधाई दूंगा। राज चले गए, रजवाड़े चले गए, काय का राजपथ, अब तो जनता का पथ है, कर्तव्य का पथ है, कर्तव्य पथ। किसान भगवान से कम नहीं है, जीवन देता है अन्न पैदा करके। और गणतंत्र दिवस ऐसे मनते थे कि पिछली सरकारों में कभी किसानों को बुलाया ही नहीं जाता था, लेकिन आज देखो कर्तव्य पथ पर पगड़ी बांध के जब ठाठ से हमारे किसान गए तो खेती की जय जयकार हो गई। कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस साल पद्म पुरस्कार में 3 पुरस्कार किसानों को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए अपनी सरकार की योजनाओं की जानकारी दी, जिसमें तुअर, मसूर और उड़द जैसी फसलों के लिए एमएसपी पर खरीद बढ़ाने और फसल बीमा योजना के तहत नुकसान से बचाव को शामिल किया गया है। इसके अलावा बाहर से आने वाली दालों पर 30% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने की बात भी कही गई है। प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं कि आज जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है, उन पद्म पुरस्कारों में 3 विशुद्ध रूप से किसानों को पुरस्कार दिए गए। तुअर, मसूर, उड़द भी 100% जितनी किसान पैदा करेंगे पूरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदने का हम काम करेंगे। बाहर से एलओपीज पीली दाल आ रही थी, इंपोर्ट कर रहे थे बिना इंपोर्ट ड्यूटी के। उसके कारण दालों के दाम यहाँ गिर रहे थे और किसानों को ठीक कीमत नहीं मिल पा रही थी। अब हमने 30% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी बाहर से आने वाली दालों पर। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा प्रमुख फसलों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर की जाती है। ऐसे में अधिक से अधिक किसानों को सरकार की इस योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तैयारियां तेज कर दी हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने घोषणा की है कि प्रदेश में गेहूं उपार्जन के लिए 7 फरवरी से 7 मार्च 2026 तक पंजीयन प्रक्रिया संचालित की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने इस वर्ष किसानों की सुविधा के लिए कुल 3186 पंजीयन केंद्र बनाए हैं। मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पंजीयन सुनिश्चित करें। भारत सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 160 रुपये अधिक है, जिससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिल सकेगा।
और दुबई में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े खाद्य और पेय व्यापार मेले गल्फ फूड 2026 में भारत ने मजबूत मौजूदगी दर्ज कराते हुए वैश्विक एग्री फूड और प्रोसेस्ड फूड सेक्टर में नेतृत्व का प्रदर्शन किया है। सरकार ने सोमवार को ये जानकारी दी। इस वर्ष गल्फ फूड में भारत की अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी रही, जिसमें 600 से अधिक भारतीय कंपनियां शामिल हैं। ये कंपनियां खाद्य पदार्थ, ताज़े फल सब्जियां, प्रोसेस्ड फूड, मिलेट्स, मसाले, चाय, ऑर्गेनिक उत्पाद और एग्रीटेक जैसे क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। कंट्री पार्टनर के रूप में भारत को विशेष पहचान मिली है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारत बासमती चावल, 10 से अधिक जीआई टैग चावल और अन्य प्रमुख कृषि उत्पाद प्रदर्शित कर रहा है। दुबई एक्सपो सिटी में एपिटा पवेलियन का उद्घाटन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव एपी दास जोशी ने किया। यूएई भारत के कृषि निर्यात का प्रमुख बाजार है और भारत यूएई सीईपीए से द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिला है। इसके अलावा करीब 500 अन्य भारतीय कंपनियां भी स्वतंत्र रूप से मेले में भाग ले रही हैं, जबकि एपिटा की भारतीय पहल के तहत 8 स्टार्टअप्स नवाचार और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं। नई फसल, नया वर्ष और नई शुरुआत का प्रतीक है विशु त्यौहार। कचारी समुदाय का ये पर्व कृषि चक्र की पूर्णता का प्रतीक है। इस पर्व पर गांवों में पारंपरिक अनुष्ठान होते हैं। मुख्य रूप से असम और नागालैंड में मनाया जाने वाला यह त्यौहार कृतज्ञ और सामुदायिक एकता का उत्सव है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों असम और नागालैंड में रहने वाले कचारी जनजाति की एक समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है। बोडो कचारी समुदाय का हिस्सा होने के नाते कचारी लोग अपने त्योहारों और रीति रिवाजों के माध्यम से अपनी पहचान बनाए रखते हैं। इनमें से एक प्रमुख उत्सव है बिशु, जो न केवल कृषि के मौसम की शुरुआत को चिन्हित करता है, बल्कि कचारी संस्कृति की समृद्धि और प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध को भी दर्शाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से कृषि आधारित होता है, क्योंकि कचारी लोग पारंपरिक रूप से कृषि कार्य में संलग्न हैं। चावल की खेती इनकी मुख्य आजीविका का साधन है और बिशु के दौरान लोग नए साल और कृषि सीजन की शुरुआत का स्वागत करते हैं। यह उत्सव उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। बिशु के दिन कचारी लोग पूजा अर्चना करते हैं और पारंपरिक लोकगीत गाते हैं। लेकिन बिशु के उत्सव का एक और खास पहलू है बागुन रुम्बा, कचारी समुदाय का पारंपरिक नृत्य, जो इस दिन का अहम हिस्सा होता है। बागुन रुम्बा को तितली नृत्य भी कहा जाता है, जो न केवल कचारी जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, बल्कि ये प्रकृति और सौंदर्य के साथ सामंजस्यपूर्ण रिश्ते को भी दर्शाता है। बागुन रुम्बा नृत्य के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे खाम यानी ढोल, सिफुंग यानी बांसुरी और सेरजा और जेठा का संगीत भी गूंजता है। यह संगीत न केवल नृत्य को और आकर्षक बनाता है, बल्कि कचारी संस्कृति की गहरी जड़ों को भी दर्शाता है। बिशु कचारी जनजाति के लिए एक पहचान और एकता का प्रतीक बन चुका है। यह त्यौहार न केवल एक सांस्कृतिक उत्सव है, बल्कि प्रकृति से जुड़ाव और कृषि जीवन शैली का सम्मान करने का भी एक अवसर है। यही कारण है कि कचारी लोग इसे बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाते हैं। बिशु के माध्यम से कचारी जनजाति अपनी संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति के प्रति अपने प्यार को संजोए रखते हैं। ये न केवल उनके अस्तित्व का उत्सव है, बल्कि उनके जीवन के अहम हिस्से का भी प्रतीक है। बिशु की यह खासियत एकता और सांस्कृतिक धरोहर के सम्मान की मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में किसान मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल डॉक्टर विजेंद्र सिंह, कुलपति राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय अयोध्या रहे। उन्होंने सब्जी उत्पादन में संस्थान के शोध और नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि कृषि के समग्र विकास में सब्जी उत्पादन की अहम भूमिका है। उन्होंने सुझाव दिया कि समन्वय के साथ कुछ गांवों को गोद लेकर उन्हें आदर्श सब्जी उत्पादन गांव के रूप में विकसित किया जा सकता है। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए मंडी और विपणन व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में पूर्वांचल के 19 एफपीओ के साथ संस्थान की तकनीकी हस्तांतरण संधि पर हस्ताक्षर किए गए। विशेष अतिथि डॉक्टर सुधाकर पांडे, सहायक महानिदेशक ICAR ने कहा कि मैदानी क्षेत्रों में मसाला, औषधि और सब्जी फसलों की व्यापक संभावनाएं हैं और वैज्ञानिक तकनीक
गुणवत्ता युक्त बीज और मूल्य संवर्धन से किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कृषि में महिलाओं के 18% से भी अधिक योगदान का उल्लेख किया। किसान मेले में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से 2000 से अधिक किसानों ने भाग लिया, जबकि 30 से अधिक स्टॉल लगाए गए। देश में कड़ाके की ठंड के बीच अब मौसम विभाग ने भारी बारिश और दक्षिणी राज्यों में तूफान की चेतावनी जारी कर लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश और बर्फबारी की भी संभावना है। राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी अलग अलग जगहों पर बिजली कड़कने और तेज हवाओं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और मराठवाड़ में अलग अलग जगहों पर गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में अलग अलग जगहों पर कोल्ड वेव की स्थिति बनी रहने की संभावना है। मन्नार की खाड़ी, कोमोरिन इलाके, दक्षिण तमिलनाडु और श्रीलंका के तटों पर 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जो बढ़कर 60 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती हैं। और इस बीच कश्मीर घाटी में हाल ही में हुई ताज़ा बर्फबारी ने समूचे इलाके को एक सफ़ेद चादर में ढक दिया है। इस हिमपात के कारण मौसम में भारी बदलाव आ गया है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमा हो गई है। वहीं जम्मू श्रीनगर NH44 को बंद कर दिया गया है, जिससे यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। इसके अलावा कई पहाड़ी सड़कें भी बर्फबारी के कारण बंद हो गई हैं, जिससे इलाके में आवाजाही पर गंभीर असर पड़ा है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। ज़्यादातर लोग जंगल को सिर्फ पेड़ पौधों की डरावनी जगह समझते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के एक फॉरेस्ट गार्ड ने जंगल को एक औषधीय लाइब्रेरी और शोध संस्थान में बदल दिया है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पन्ना वन मंडल स्थित महेंद्र रेंज में फॉरेस्ट गार्ड जगदीश प्रसाद अहिरवार ने अपने समर्पण और जिज्ञासा से वो कर दिखाया है जो आमतौर पर बड़े शोध संस्थानों का काम माना जाता है। पन्ना के जंगल में गश्त के दौरान फॉरेस्ट गार्ड जगदीश प्रसाद अहिरवार को अपनी ड्यूटी के दौरान महसूस हुआ कि जंगल के कई औषधीय पौधों की न तो सही पहचान दर्ज है और न ही उनका कोई व्यवस्थित रिकॉर्ड है। यहीं से पेड़ पौधों को समझने सहेजने का उनका शौक गंभीर शोध में बदल गया और उन्होंने एक अनोखी पहल की शुरुआत की। इसके तहत औषधीय पौधों की पहचान, उनके उपयोग और विशेषताओं का दस्तावेजीकरण करते हुए उन्होंने पुस्तक लिख डाली। जगदीश प्रसाद अहिरवार ने करीब 130 औषधीय पौधों की पहचान और अध्ययन किया, स्थानीय जानकारियों को वैज्ञानिक तथ्यों से जोड़ा और पूरा रिकॉर्ड तैयार किया। इसके बाद इसे पुस्तक का स्वरूप दिया, जिसे DFO अनुपम शर्मा ने प्रकाशित भी करा दिया। अब यह पुस्तक लोगों को औषधीय ज्ञान बांट रही है, जिसका लाभ बुंदेलखंड के लोग ले रहे हैं। हमने गश्त के दौरान जा करके विभिन्न औषधीय पौधों की पहचान कर उनके फोटोज लिए, उनके विषय में जानकारी एकत्रित कर अपनी डायरी में लिखा। और बहुत सी दिव्य औषधियाँ हैं जो लोकल के लोग, स्थानीय लोग नहीं जानते थे, जिनको हमने बताया भी। लगभग 129 प्रकार की औषधीय पौधों का हमने संग्रहण किया है, उनके फोटोज लिया है और उनके विषय में विस्तृत जानकारी इकट्ठी की है। आज ये पुस्तक सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं बल्कि वन विभाग के लिए संदर्भ ग्रंथ है, साथ ही छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए शोध सामग्री और आयुष व जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुकी है। जगदीश प्रसाद अहिरवार का ये कार्य साबित करता है कि जुनून हो तो साधारण पद पर रहकर भी असाधारण काम किया जा सकता है। वन रक्षक जगदीश अहिरवार जी ने महत्वपूर्ण औषधीय पौधों का संकलन किया। निजी उपलब्धि भी मैं काफ़ी बड़ी मानूंगा और वन विभाग के लिए भी एक उपलब्धि अच्छी है कि इस तरह के जो जैव विविधता है जो हम बस संख्यात्मक तौर पे ही देखते थे या फिर सिर्फ नाम के तौर पे देखते थे, इन्होंने पूरा फोटो के साथ में और उनके उपयोग के साथ में अभिलेखित करने में योगदान दिया है, अभिलेखित किया है। बल्कि पन्ना के जंगलों से निकली ये कहानी यही सीख देती है कि प्रकृति की सेवा करने वाला हर व्यक्ति दरअसल ज्ञान का संरक्षक भी होता है। बीट गार्ड जगदीश प्रसाद अहिरवार को सलाम, जिन्होंने जंगल के अनजान पेड़ पौधों को पहचान दी। उनके इस कार्य को दक्षिण पन्ना वन मंडल के DFO अनुपम शर्मा भी सराहते हुए एक उपलब्धि मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अगले 2 दिन बारिश की संभावना को देखते हुए गेहूं, सरसों, मटर, चना और मसूर की खड़ी फसलों में सिंचाई रोक दें। आलू की तैयार फसल की तुरंत खुदाई कर लें ताकि बारिश की वजह से फसल खराब ना हो, क्योंकि बारिश का पानी भरने से आलू की तैयार फसल सड़ सकती है। जम्मू कश्मीर के मध्य इलाकों में गेहूं, सरसों और अन्य खड़ी फसलों में खाद डालने का काम टाल दें। यहाँ के किसान अभी निराई गुड़ाई और बुवाई का काम भी रोक दें। रबी दलहनी फसलों में सिंचाई का काम रोक दें। तेज हवाओं में छोटे पौधों को गिरने बचाने का काम करें। मटर की बेलों को सहारा देना जरूरी है। घाटी के समशीतोष्ण इलाके में सरसों और गेहूं के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें ताकि बारिश का अतिरिक्त पानी जमा न हो। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय और निचले पहाड़ी उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए गेहूं की फसल में सिंचाई न करें। यहाँ के किसान शलजम, मूली, गाजर और अन्य सब्जियों की फसल में भी सिंचाई को टाल दें। सरसों, प्याज और लहसुन के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी पहाड़ी समशीतोष्ण नमी वाले हिस्सों में गेहूं और जौ में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। यहाँ के किसान प्याज, मटर, आलू, लहसुन, पालक, मूली, शलजम और धनिये की फसल में फालतू पानी जमा न होने दें। पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली के खेतों में किसी भी नुकसान से बचने के लिए उचित जल निकासी सुनिश्चित करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। राजमा की बुआई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले। बोते समय कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि बीज से बीज का फासला 10 सेंटीमीटर के करीब रखें। राजमा के लिए 2-3 बार सिंचाई की जरूरत होती है। बुआई के 4 हफ्ते बाद पहली सिंचाई करें, लेकिन ये सिंचाई हल्की ही होनी चाहिए। बाद में 1 माह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लें। गुड़ाई के समय थोड़ी सी मिट्टी पौधों पर चढ़ा दें, इससे फलियां लगने पर पौधे गिरेंगे नहीं। राजमा को मोज़ेक रोग लग जाता है। पत्तियों पर इसका असर दिखते ही कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। साथ ही जिन पौधों में बीमारी लगी है उन्हें निकाल कर पहले ही फेंक दें। राजमा की फसल में सफेद मक्खी या माहू कीट भी लग जाता है। राजमा की फलियां 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। कटाई के बाद फसल को 1 दिन के लिए खेत में पड़ी रहने दें। बाद में मड़ाई करके दाना निकाल लें। मड़ाई समय पर करें, वरना फलियां चटक जाती हैं और दाने खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। 1 हेक्टेयर फसल से आमतौर पर 15 से 20 क्विंटल तक राजमा की पैदावार ली जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रगति प्लेटफॉर्म ने छत्तीसगढ़ के लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को नया जीवन दिया है, जिससे ये प्रोजेक्ट अब देश की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रहा है। भूमि अधिग्रहण और कानूनी अड़चनों को पार कर कैसे ये प्रोजेक्ट सफलता की मिसाल बन चुका है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्लेटफॉर्म से आज जमीनी स्तर पर विकास की नई तस्वीर पेश हो रही है। लंबे समय से अटकी लटकी तमाम परियोजनाएं धरातल पर उतरकर लोगों का जीवन संवार रही हैं। ऐसी ही एक परियोजना है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की एनटीपीसी की लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट न केवल ऊर्जा उत्पादन में अहम भूमिका निभा रहा है, बल्कि सीएसआर के जरिए ग्रामीण जीवन में सकारात्मक बदलाव भी ला रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की राह इतनी आसान नहीं थी। लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के स्टेज 1 को 2009 में मंजूरी मिली थी। हालांकि तमाम कानूनी अड़चनों की वजह से परियोजना समय से शुरू नहीं हो सकी। देखते ही देखते 13 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन परियोजना पूरी नहीं हो पाई।
इसके पीछे वजह बनी भूमि अधिग्रहण और कॉन्ट्रैक्टर से जुड़ी दिक्कतें। फिर ये योजना आई प्रगति के दायरे में और पीएम मोदी ने एक बैठक में इसकी समीक्षा की। इसके बाद लगातार निगरानी और बैठकों से समस्याएं दूर हुई, परियोजना ने रफ्तार पकड़ी और यूनिट्स शुरू हुई। एनटीपीसी लारा परियोजना न सिर्फ एनटीपीसी अपितु पूरे भारत देश के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके तहत स्टेज 1 में 1600 मेगावाट की इकाइयां कार्यरत हैं एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इस तरह के परियोजना कार्य में काफी लागत आती है, अतः इन परियोजनाओं का समयबद्ध पूरा होना बेहद आवश्यक है। इस कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रगति प्लेटफॉर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट देश की बढ़ती बिजली जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम साबित हुआ है। यहाँ पे 800 मेगावाट की 2 यूनिट है। यहाँ से जो बिजली जनरेट हो रही है उसका 50% बिजली छत्तीसगढ़ को जा रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, एमपी ये सब को भी बिजली जा रही है। तो इससे हमारा जो कंटिन्यूअस जो 24/7 जो बिजली प्रोवाइड करने का जो गवर्नमेंट का जो है वो इस यूनिट के जरिए फुलफिल हो रहा है। इसके अलावा एनटीपीसी लारा CSR फंड के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को मशरूम की खेती से आत्मनिर्भर बना रहा है। कम लागत और स्थायी आमदनी की ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के विजन को भी मजबूती देती है। इससे न केवल ग्रामीण आजीविका मजबूत हुई है बल्कि पोषण और स्थायी रोजगार को भी बढ़ावा मिला है। प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री की सक्रिय निगरानी, समयबद्ध क्रियान्वयन और जमीनी असर। लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इसकी जीवंत मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। खेती किसानी के साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। दोनों देशों के बीच संबंधों की समग्र दिशा में महत्वपूर्ण विस्तार होने की उम्मीद है, क्योंकि ये विविध क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर खोलेगा। भारत और यूरोपीय संघ 2004 से रणनीतिक साझेदार रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा की मौजूदगी में भारत और यूरोपीय आयोग के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। इस दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर यूरोपीय संघ के एक प्रतिनिधिमंडल से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण गोवा में आयोजित हो रहे 4 दिवसीय इंडिया एनर्जी वीक यानी भारत ऊर्जा सप्ताह सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इंडिया एनर्जी वीक बहुत कम समय में बना है। आज एनर्जी सेक्टर के लिए भारत बड़े अवसरों की धरती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले आदिवासी मेहमानों, झांकी कलाकारों, एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस वॉलंटियर्स से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। संसद के आगामी बजट सत्र की शुरुआत से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा और केंद्रीय बजट 1 फरवरी यानी रविवार के दिन पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण और आम बजट पेश करेंगी। परीक्षा से पहले छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक बार फिर से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम वापस आ गया। इस बार पीएम मोदी ने दिल्ली के साथ साथ तमिलनाडु के कोयम्बटूर, छत्तीसगढ़ के रायपुर, गुजरात के देवमोगरा और असम के गुवाहाटी के छात्रों से सीधे बातचीत की। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 को लागू कर दिया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये अध्यादेश तत्काल रूप से प्रभावी हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यूसीसी लागू कर उत्तराखंड ने अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण पेश किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साइप्रस के विदेश मंत्री को गणतंत्र दिवस पर दी गई शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। साइप्रस के विदेश मंत्री कॉन्स्टेंटिनोस
टेलीकॉम बोस ने गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर लिखा था कि साइप्रस और भारत के बीच आपसी सम्मान और साझा सिद्धांतों पर आधारित दीर्घकालिक संबंध हैं। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।